जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के ईंटें, मनके और अस्थियां चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के 4 चैप्टर करा दिए थे, लेकिन विस्तार पूर्वक करने के लिए हमने इन माध्यमों को अपनाया। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता को आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। तो दोस्तों, बता दें हम आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से हड़प्पा नामक स्थान एक स्थल है जो कि सबसे पहली बार खोजा गया। हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहली बार खोजा गया, जिस कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको जान लेते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहने का कारण ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थल थे वो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बाद में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। कारण ये था कि जो सिंधु नदी है उसके साथ ही जो सरस्वती नदी है उसके पास भी कुछ अधिक नगर पाए गए हैं सिंधु की अपेक्षा, जो कि बाद में खोजे गए हैं। जो सिंधु सरस्वती नदी है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि लुप्त हो चुकी है। फिर भी वहाँ उस खुदाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उससे मिला है कि जो सरस्वती नदी है वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता के अलावा उसे जो है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु यानी कि सिंधु सभ्यता और प्लस सरस्वती यानी कि उस सभ्यता के नाम को जोड़ दिया गया, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता और तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए है तांबा, बी पीतल, सी लोहे और डी कांसा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सबसे पहले मनुष्य ने जो है कि तांबे धातु का प्रयोग किया था। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे धातु का प्रयोग किया था, उसके बाद पीतल का प्रयोग किया था, उसके बाद कांसे का। सिंधु सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो है कि सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो लोहे के साक्ष्य हैं वो महाजनपदों के काल यानी कि आर्य सभ्यता जो आई, वैदिक सभ्यता, इसके बाद वाली सभ्यता, उसमें लोहे का प्रयोग किया गया था। तो न ये सही होगा, न बी पीपल सही होगा, न तांबा। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु है, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन सिंधु सभ्यता में कांसे का प्रयोग जरूर किया गया था। तो देखते हैं, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है उसको किसको बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस स्थान से नदी जो है कि जैसे मान लीजिए कोई स्थल है, इधर स्थल है और इस तरफ नदी है, तो इस तरफ नदी है, मान लीजिए नदी है, और नदी के इधर क्या होता है, व्यापार होता है। इससे इधर से माल जाता है और माल आता है, आयात निर्यात किया जाता है। उन्हीं स्थलों को जो है कि बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर आयात और निर्यात का कार्य किया जाता था? तो आपको बता दें कि डी स्थल है जो लोथल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिए जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में मातृभूमि की मूर्तियाँ मिली हैं, आद्य शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें आद्य शिव या योगी की मुद्रा में बैठे हुए के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक तत्वों यानी कि सूर्य की पूजा और जो है कि पेड़ों की पूजा इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि मातृ देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वहाँ के लोग प्राकृतिक के तत्वों को भी पूजा करते थे। आद्य शिव के जो है कि चित्र मिले हुए हैं, उनके प्रतिमा मिली हुई हैं, और मातृ देवी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो देखते हैं फिर से कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्वेश्चन, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से
चारों जो है कि सही आंसर है, तो आपको चारों में से कोई एक दे दे तो आप सही कर देंगे। ये नहीं कि ये सभी इसमें ही केवल इसी में ये 3 ऑप्शन रहेगा तभी, ये नहीं कि हर समय लगाते रहिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर मैं भी डर गया था कि ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने गलत भी कर दिया था। सॉरी, यहाँ पे सभ्यता रहना चाहिए, सभ्य हो गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इतनी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। आगे देखते हैं कि हड़प्पा जॉन मार्शल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ के आता है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग के वर्तमान महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने हुए थे जिस समय की हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1922-21 में खुदाई की जा रही थी। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा इन्होंने की थी। अब कब की थी इसके बारे में देखिए, 1924 में की थी। अब लोग कहेंगे कि खोज तो 1921 में हुआ हड़प्पा की, लेकिन नहीं, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी, यानी सरकार को बताया गया था कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मिल चुका है, तो इसकी खोज की घोषणा 1924 में की गई थी। वो खोज की घोषणा किसके मतलब कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी दो उत्खननकर्ता थे, उनके खोज के आधार पर उन्होंने खोज किया, और जो सर जॉन मार्शल है उन्होंने उसकी घोषणा जो है कि सिंधु सभ्यता की घोषणा कर दी। तो ये था 5वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के आधार में किसका प्रयोग किया गया था? तो सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार जो है, स्नानागार के आधार में स्नानागार के आधार में किसका प्रयोग किया गया है? तो स्नानागार के आधार में जो है कि जिप्सम का प्रयोग किया गया है। जिप्सम एक प्रकार का जो है कि वो वस्तु थी जिसका उसके आधार में प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है कि उत्कृष्ट कलाकृति स्नानागार था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉरी स्नानागार रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के आधार में किसका प्रयोग किया गया था? तो जिप्सम का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? देखिए वो पुराना क्वेश्चन था, उसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी, यहाँ खोज कब की गई? तो आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा नगर की भी खोज 1921 में की गई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई। हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जिसको मैंने पहले भी बताया अभी। तो आइए इसका जो 1922 में देखिए मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो भी एक महत्वपूर्ण नगर है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो हम क्लास आपको इसी पर प्रोवाइड कर देंगे और क्लास लेकर चले आएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, और आपको क्लास करा दिया जाएगा। देखिए 1924 में क्या हुआ था, इनकी घोषणा की गई थी खोज की। अब आगे देखते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? तो जो जलवायु परिवर्तन है, साक्ष्य कुछ नहीं मिला है, केवल उनके आधार कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि पुष्टि करते हैं, लेकिन कन्फर्म साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब कि जिसे एकदम क्लियर हो जाए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण हुआ है। पतन मतलब नष्ट। देखिए जो लोग पतन नहीं समझ रहे हैं, समझ लीजिए कि नष्ट। हड़प्पा सभ्यता नष्ट क्यों हो गई? तो इसके कारण तो जलवायु परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन आया होगा, जिसे वो भूखमरी और उत्पादन खाद्य पदार्थ नहीं मिले होंगे, जिस कारण से मृत्यु हो गई होगी लोगों की। इस आधार पर जो है कि इतिहासकार मानते हैं, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वनों का विकास रुक गया होगा और आर्यों का आक्रमण हो गया होगा। आर्य मतलब कि वैदिक सभ्यता वाले आर्य जो है कि इसी सभ्यता के बाद आते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है इन दोनों सभ्यताओं के, जो सिंधु सभ्यता है और आर्यन सभ्यता के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। तो इस पर भी पुष्टि नहीं की जा चुकी है, लेकिन इनका मानना यही है कि हो सकता है कि ये तीनों कारक और कुछ कारक हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। नदियों का सूख जाना भी जो है कि इसमें कारक आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर सही हो जाएगा डी, ये सभी ध्यान में रखना है आपको। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखिए मेसोपोटामिया एक जो है कि सभ्यता थी, जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता थी वैसे ही मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, जो अरब प्रायद्वीप ये
इस प्रकार का कुछ आकृति भारत के करीब में बनाता है। ऐसे ही यहाँ पे सऊदी अरब और कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जो अरब प्रायद्वीप कहलाता है। उसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा को मेहुला नामक शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब इसका साक्ष्य कैसे मिला है, तो इन दोनों का व्यापार होता था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं मिली हैं, वस्तुओं मतलब मुहरे मिले हैं, वही मुहरे मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पाई गई हैं। तो इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच व्यापार हुआ करता था। तो इसलिए यह मान लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनको जानकारी थी, और हड़प्पा का जो नाम है वो मेहुला वहाँ पे था। मेसोपोटामिया में मेहुला नाम से प्रयोग किया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो मैंने बताया कि सिंधु नदी, सरस्वती नदी और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास बसी हुई थी। अगले क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, और इसका एक और उपनाम है सिंधु का नखलिस्तान, सिंध का बाग, कुछ 3-4 नाम है। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि जो है कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं, सिंधु का बाग, सिंधु का नखलिस्तान, इसके 3-4 अन्य नाम भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के अवशेष किस स्थान पर पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि सोर्त घुड़ई एक स्थान है। मेहुला आपको मैंने बताया कि हड़प्पा का प्रयुक्त नाम है, और सोर्त घुड़ई से सिंचाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि अफगानिस्तान एक स्थान है। अफगानिस्तान आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भारत के जो कि दक्षिण जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और ईस्ट इधर हो जाएगा, और वेस्ट यानी कि पश्चिम इधर हो जाएगा। तो अफगानिस्तान कुछ इस क्षेत्रों में पाकिस्तान का पड़ोसी है। हमारे भी कुछ ये कश्मीर के क्षेत्र से लगता है। तो यहाँ पे सोर्त घुड़ाई नामक स्थान से सिंचाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के किस शहर में किलेबंदी का अभाव हुआ है। किलेबंदी यानी कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिएगा, मैं लाऊंगा क्लास, आप देख लीजिएगा, और मतलब कि उसके मैं बता दूंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो भी शहर प्राप्त हुए हैं, उनको चारों तरफ से किला यानी कि किलेबंदी की गई है, यानी कि उनको चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से घेरा गया है। तो इस प्रकार जो सिंधु में एक शहर है उसको किलेबंदी यानी कि उनको घेरा नहीं गया है, जो है कि घेरा नहीं गया है। तो इस प्रकार वो शहर कौन सा है, तो देख लीजिए, वो शहर है चनहुदड़ो जो ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर जो किलेबंदी नहीं की गई है, जिसको मतलब चारों तरफ से घेरा नहीं गया है। इसको दुर्गीकृत कहते हैं कि दुर्गीकृत शहर नहीं है। दुर्ग मतलब कि घेरा हुआ है, दुर्ग मतलब चारों ओर से किला जो है कि चारों तरफ से दृष्टि मतलब कि उसकी दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से घेरा होता है, इसलिए इसे दुर्गीकृत शहर नहीं माना गया है, जो कि चनहुदड़ो है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से पाए जाने वाला अनाज कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज पाए जाते थे आपको देख लीजिए। तो गेहूं भी पाया जाता है, जौ भी पाया जाता है, दाल भी पाया जाता है, सफ़ेद चना भी पाया गया है, तिल भी पाया गया है, तिल तिल जो कि यहाँ से पाया गया है। और कुछ जो है कि इनके जले हुए दाने याद रखिएगा आप, जले दाने के साक्ष्य मिले हैं, ना कि केवल दानों के साक्ष्य मिले हैं। और जले दानों से आसानी से इनकी जो है कि वो पुष्टि की जा सकती है कि ये कितने पुराने हैं और कैसे मिले हैं। तो इस प्रकार इसका 14 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य से धातु से परिचित थे, तांबे से भी परिचित थे, सोने से भी परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। मैंने पहले भी बता दिया आपको, सोने का प्रयोग जो है कि महाजनपद काल यानी कि महाजनपद छठवीं
सदी में प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया नहीं जाता था, तो वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, जो है कि लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशाल संरचनाओं में क्या शामिल था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संरचनाओं में कौन सी संरचना शामिल थी। तो बृहद स्नानागार, मैंने बताया कि स्नानागार के जो है कि तली में यानी कि उसके निचले स्तर में जिप्सम का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल संरचनाओं में क्या शामिल था। तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार भी था, अन्नागार भी था, यानी कि दोनों ए एंड बी। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी एंड ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से हड़प्पा की सबसे विशिष्ट कलाकृति क्या है। विशिष्ट मतलब उत्कृष्ट, यानी वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ जो सबसे विशिष्ट थी, अन्य सभ्यता जो पाई गई हैं उनसे उनको सर्वोच्च ऊंचाई प्राप्त कराता है, जो कि उनसे अलग दिखाता है, ऐसी कौन सी चीज़ थी। तो लोहे के हथियार वहाँ पाए गए हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। सिक्के भी पाए गए हैं लेकिन मुहरे भी पाए गए। तो सिक्के कम मात्रा में पाए गए लेकिन मुहरे जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे मुहरे जो है कि बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृति है यहाँ की। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को किस पद्धति पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। आप पढ़ लीजिएगा जो एक चैप्टर को, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा वीडियो करेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में गलियों और सड़कें इस प्रकार गुजरते थे। ये सड़क हो गई, सड़क एकदम चौकोर क्वालिटी से। फिर यहाँ पे एक सड़क होगी इस प्रकार से, ऐसे ही सड़कें और उसके पास पास गलियाँ निकलती थी। तो इस प्रकार इनको जो है चौकोर पर काटते थे, जिन्हें इन्हें ग्रिड पद्धति कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी के बने हल के साक्ष्य प्रतिरूप कहाँ मिले हैं। तो मिट्टी के हल, यानी कि ये जो है कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन लिखने में आपको मदद करेगा कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप, यानी कि मिट्टी का हल का जो है कि साक्ष्य मिला है, कुछ हल के साक्ष्य मिले हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी बनावली। जो है कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में। तो ये जो है कि क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये क्या जो है कि हमको सुझाव देता है कि मिट्टी के हल के प्राप्त मिले हैं, तो यानी कि कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। और कृषि के साक्ष्य मिले हैं तो यानी कि कृषि होता था, इसका साक्ष्य यही है कि मिट्टी के हल मिले हैं, यानी कि हल का प्रयोग किया जाता था तो कृषि भी की जाती होगी। तो इस प्रकार ये मिट्टी का हल के साक्ष्य बनावली से मिले हैं, बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा, चोलिस्तान। चोलिस्तान को थार रेगिस्तान के जो है कि भारत के थार रेगिस्तान इस प्रकार है, तो इसके करीब में पाया जाता है, इसके एकदम समीप में पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किन्हें माना जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इस प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित था। अभी मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार पाया गया है। स्नानागार से जो कि तली में उसके जिप्सम का प्रयोग किया गया था, और इसकी संरचनाओं में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आते हैं। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, तो आप जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो एक जो है कि जो सबसे प्रमुख नगर है हड़प्पा सभ्यता का, उसे जो है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो पाया गया है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया है। अन्नागार भी यहीं पाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी।
23 नंबर क्वेश्चन कि मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी। तो मनके मतलब कि होता है माला। मनके मतलब कि इस प्रकार गुड़ जो है कि वस्तुओं की माला जो है कि आपने चित्र में देखा होगा, मोबाइल किताबों में चित्र इस प्रकार दिया हुआ है। तो ये मनके मतलब कि माले बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो माले बनाने के साक्ष्य डी नंबर ऑप्शन चनहुदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ से जो है कि मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालाकोट और नागेश्वर में किस धातु का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? बालाकोट और नागेश्वर किस धातु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी शंख धातु के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको ध्यान में रखना है कि शंख धातु के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है बालाकोट और नागेश्वर। इस प्रकार उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालाकोट धातु की वस्तुएं किस स्थान से मिली हुई है। ये दो ऑप्शन में दे देगा, ए एंड बी कर देगा और इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ और ऑप्शन बना देगा। तो आपको बालाकोट और नागेश्वर को भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि नीले रंग की कीमती लाजवर्द को प्राप्त किया जाता था। तो नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द है, उसको प्राप्त करने का जो साक्ष्य है, जो प्राप्त करने का तरीका है वो सूर्तगुड़ाई नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सूर्तगुड़ाई नामक स्थान से नीले लाजवर्द पत्थर पाए गए। अब मैंने आपको बताया कि सूर्तगुड़ाई कहाँ स्थित है। तो सूर्तगुड़ाई अफगानिस्तान में पाया जाता है। अफगानिस्तान में स्थित एक जगह था जो कि सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्तगुड़ाई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसका लॉन्ग वीडियो यानी कि इसका फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 ईटे मनके और अस्थियाँ हमने कंप्लीट करा दिया। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कराए हुए थे, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसको करने का निश्चय किया। तो अब आज हमने क्लास 1 चैप्टर इसको ऑप्शनल क्वेश्चन को कर दिया। ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये CUET, आपने CUET परीक्षा का नाम नहीं सुना है तो CUET बता देते हैं हम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि विश्वविद्यालयों में अपने जो है कि परीक्षा एडमिशन कराने के लिए CUET की परीक्षा दी जाती है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। इनको ऑप्शनल क्वेश्चन को मैंने करा दिया। अब लॉन्ग आंसर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।